viewers, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's discuss is a very important and very interesting topic is a MMT. इससे पहले हम आपको बता देते कि जो लास्ट के वीडियोस थे उसमें हमने एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट 1, एक्सरसाइज थेरेपी पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल्स भी मैंने कराए हुए हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है एमएमटी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैम एमएमटी कब से स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, सॉरी इसके लिए। सो एमएमटी आज हम पढ़ेंगे, मीन्स क्या होता है एमएमटी का एक्चुअल ये समझते हैं। एमएमटी, एम फोर होता है हमारे मैनुअल, एम फोर होता है मसल्स एंड टी फोर होता है टेस्टिंग, मीन्स मैनुअल मसल्स टेस्टिंग। अब मैनुअल मसल्स टेस्टिंग क्या होता है, पहले हम दो टर्म समझते हैं, एक मैनुअल होता है एक मैकेनिकल होता है। तो मैनुअल एक्चुअल होता है कि जो पेशेंट को हम किसी पेशेंट को थेरेपिस्ट जो होता है वो फिजिकली ट्रीट कर रहा है, फिजिकली कोई एक्सरसाइज करा रहा है, फिजिकली कोई थेरेपी करा रहा है, तो वो हो गया हमारा मैनुअल थेरेपी। एंड मैकेनिकल थेरेपी क्या होती है, किसी डिवाइस की हेल्प से हम उस एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो हो गया हमारा मैकेनिकल। जैसे कि सीपीएम होता है। ओके, सीपीएम कंटिन्यूअस पेशिव मूवमेंट जो हम कराते हैं वो विद द हेल्प ऑफ द हम एक मशीन के हेल्प से एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा मैकेनिकल। आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम मैनुअल मसल्स टेस्टिंग करा रहे हैं, मीन्स जो पर्सन है उसकी मसल्स को टेस्ट करना है। एक जो थेरेपिस्ट है वो मसल्स को टेस्ट करेगा, मैनुअली टेस्ट करेगा। तो मैनुअली टेस्ट करने से पहले आपको एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको सारे जॉइंट्स पता होना चाहिए, सारे जॉइंट पे कौन कौन सी मसल्स वर्क कर रही हैं, कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है उस मूवमेंट्स के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये आपको पता नहीं होगा तो आगे आप एमएमटी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एमएमटी की ग्रेड, एमएमटी को जो पता करने के लिए आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट जो लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमने अपर लिम्स और लोअर लिम्स के सारे ज्वाइंट के जितने सारे मूवमेंट्स हैं और कौन सी मसल्स उस मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ओके, वो जाके आप देखेंगे तभी आपको एमएमटी की सारी ग्रेड समझ आएंगे। सो आप समझ लेते हैं कि हम एमएमटी एक्चुअल यूज़ क्यों करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसका एक्चुअल जो हमारा और बहुत ज़्यादा रोल होता है इसका फिजियोथेरेपी में, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं एक असेसमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप इसका यूज़ करके पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो, पेशेंट को प्रोग्नोसिस कर सकते हो, एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप बना सकते हो खुद से एंड इवेलुएट कर सकते हो, पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जब भी आप पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आप टेस्ट कर सकते हो कि इस पर्सन की मसल्स स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि ये मेनली आपको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट में मिलेगा। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के पेशेंट को आपको एमएमटी चेक करने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि आप एमएमटी उनकी चेक करेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम से बेड रिडन होते हैं, बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो उस कंडीशंस में उनकी मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए टेस्टिंग करना होता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ये हमारे एक असेसमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो हम इस आई होप आप समझ गए हो कि हम एमएमटी का एक्चुअल यूज़ करते हैं मसल्स को टेस्टिंग करने के लिए, मीन्स मसल्स के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जब भी आप वार्ड में जाते हो तो वहाँ पेशेंट की आप मसल्स टेस्ट करते हो। तो आपको जब भी मसल्स को टेस्ट कर रहे हो पहले तो आप वहाँ चेक करना है कि जो एरिया आप टेस्ट कर रहे हो वो थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप जब टेस्ट करो तो एक जेंटली टच होना चाहिए, पेन फ्री होना चाहिए, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी फील नहीं हो। डिस्कम्फर्ट फील होगा पेशेंट आपसे बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं कराएगा। इसलिए आपको पेशेंट और जो एक थेरेपिस्ट होता है उसके बीच का रिलेशन बहुत अच्छा बनाना चाहिए। पहले आप पेशेंट से मिलें, उसके बाद थोड़ा से उसके पर्सनल को एक्सप्लेन करें, उसके बाद ही आप उससे टच करके चेक करें, जिससे कि पेशेंट कंफर्ट हो जाए। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, आपको वार्ड में मिल जाएंगे, कुछ पेशेंट मिलेंगे कि जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है ड्यू टू बहुत टाइम से रेस्टिंग पे हैं, बहुत टाइम से कोई वर्क नहीं किया इसलिए वो वीक है। तो वो वीक है तो आपको वहाँ पे एक्सरसाइज कराने की नीड है। आप एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट आपको मिलेंगे जो कि बहुत ओवर वर्किंग या फटीग होने की वजह से उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, मीन्स वो मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो ऐसे भी आपको पेशेंट मिलेंगे ओवर वर्किंग की वजह से। तो ओवर वर्किंग या फटीग वाले जो पेशेंट मिलते हैं तो वहाँ पे आपको उन्हें रेस्ट प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है।
वहाँ पे आपको एक्सरसाइज नहीं करानी है, पेशेंट से बोलना है आपको रेस्ट करना है, ओके। आप एक्सरसाइज कराएँगे तो जो मसल्स है वो और ज़्यादा ओवरवर्किंग होगी और ज़्यादा फटीग हो जाएगी, ओके। तो पेशेंट को पेन होगा, पर हमें जो एक्सरसाइज करानी है वो पेन फ्री करानी है, आपको पेन नहीं देना है पेशेंट को। वरना एक दिन पेशेंट कराएगा, नेक्स्ट डे पेशेंट आपके पास आएगा नहीं। तो ये तो आपको करना नहीं है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कुछ पर्सन होते हैं उनकी मसल्स वीक हो जाती है कि कोई स्ट्रेच पड़ने की वजह से या स्ट्रेन होने की वजह से। तो वहाँ पे आपको हमेशा एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करानी जिससे पेशेंट को पेन हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसके जो लिगामेंट्स हैं, उसके टेंडिन्स हैं, उसके मसल्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से अब वहाँ पे पेन भी होगा और आप वहाँ पे एक्सरसाइज ऐसे नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब नाम समझते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द एमएमटी। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, आपको हमेशा पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मीन्स उसके जॉइंट के मूवमेंट्स की और मसल्स की मालूम होनी चाहिए। मसल्स का एक्शन पता होना चाहिए, जॉइंट का मूवमेंट्स पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप पेशेंट को एमएमटी करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कंपोनेंट्स में वो है आपकी पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि हमें पोजीशनिंग जो रखनी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी रखनी है, ग्रेविटी एलिमिनेट रखनी है। ग्रेविटी एलिमिनेट मीन्स विदाउट ग्रेविटी, वहाँ पे ग्रेविटी ना लग रही हो, क्योंकि ग्रेविटी लग डायरेक्टली डाउनवर्ड लगती है, पुल करती है हमारी मसल्स को। हमारी मसल्स पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक है, वीक होने की वजह से वो मूवमेंट्स नहीं कर पाएगी। तो आपको जो पोजीशनिंग रखनी है वो ग्रेविटी एलिमिनेट पोजीशन रख के आपको एक्सरसाइज करानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें पोजीशनिंग क्या रखानी है, ओके। नेक्स्ट आपको जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है वो स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन आपको याद रखना है। तो स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन जो होता है वो हम इसलिए कराते हैं कि जिस जिस भी जॉइंट की, जिस भी मसल्स, जिस भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स की आप या स्पेसिफिक मसल्स की आप स्ट्रेंथ इंक्रीज करा रहे हो, तो वहाँ पे आप स्टेबल नहीं करेंगे तो वहाँ पे ट्रिक मूवमेंट्स होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रिक मूवमेंट्स आपको सपोज कराना है नी जॉइंट पे, नी जॉइंट की जितनी सारी मसल्स हैं उनको आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी हिप जॉइंट की मसल्स स्ट्रेच पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ट्रिक मूवमेंट्स हो गया। आपको जिस जो भी आपकी टारगेट पॉइंट हो, टारगेट जॉइंट हो, टारगेट मसल्स हो, आपको उसी को करानी है। जो एक्सरीज मसल्स होती हैं उन्हें आपको स्टेबलाइज कराना है। तो स्टेबलाइजेशन जो हम कराते हैं आपको हमेशा याद रखना है, प्रॉक्सिमल पार्ट को हम हमेशा स्टेबल करते हैं और डिस्टल पार्ट को हमेशा हम मूवमेंट कराते हैं, ओके। सो आई होप समझ गए होंगे। थर्ड फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप जब भी किसी पेशेंट को देते हैं तो आपको याद रखना है जो डिस्टल पार्ट है, मीन्स प्रॉक्सिमल तो हमने स्टेबल कर लिया, और जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट का जो डिस्टल एंड होता है वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देना है, जिससे कि उसकी मसल्स है उसकी मीन्स उस पर स्ट्रेच पड़ सके, कॉन्टेक्शन हो। कॉन्टेक्शन होगा तो वहाँ पे हमारी मसल्स की धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके प्रिंसिपल्स। तो एमएमटी के जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं, तो प्रिंसिपल्स ये हमारा होता है कि आपको फर्स्ट जो कि हम बता चुके हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए। एंड वहाँ पे आपको एक थर्ड जो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट से इतनी कंफर्ट फील कराए, पेशेंट से ऐसा रिलेशन बना के रखें जिससे कि पेशेंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप तक शेयर कर सके। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का मन नहीं है, आप वार्ड में गए, आप जाके तुरंत एमटी चेक करने लगे, तो क्या पेशेंट आपके क्या पहले से प्रिपेयर है? नहीं ना। तो आपको टेस्टिंग के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कराना ज़रूरी है। तो प्रिपेयर कब कराएंगे? आप उससे बातचीत करेंगे, आप पेशेंट नहीं बात कर रहा है तो उसके अटेंडर से पूछेंगे इसे हुआ क्या, प्रॉपर असेसमेंट लेंगे। धीरे धीरे जब असेसमेंट लेंगे इससे क्या होगा कि आपका और पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर से थोड़ा सा रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि पेशेंट भी आपके साथ कंफर्ट फील करेगा और आप उसके जो भी एक्सरसाइज कराना चाह रहे हो तो उसका अटेंडर है वो आपको बोल सकता है, ये ईजिली आपकी हेल्प कराने में हेल्प भी कराएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉपर असेसमेंट लेना, जाते ही एमएमटी नहीं करानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक टाइप का ये प्रिंसिपल्स है कि वहाँ पे आपको पेशेंट से अच्छा एक रिलेशन बनाना है, जिससे कि पेशेंट आपको एक जिससे कि पेशेंट आपको कोऑपरेट कर सके। जब तक पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा आप कोई भी पावर चेक नहीं कर सकते हैं। थर्ड इसे जो कि हम आपको बता चुकी हैं, स्टेबलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबल करना है, डिस्टल पार्ट को फ्री रखना है। एंड नेक्स्ट इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा आपको डिस्टल पार्ट के डिस्टल एंड पे देना है, जिससे कि मसल्स कांटेक्ट कर सके,
ओके। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करा रहे हो उससे पहले थोड़ा-सा वार्म अप करा दो पेशेंट को, जिससे कि टेस्टिंग करा सको। यदि पेशेंट ठीक है, कॉन्शियस है, पेशेंट आपको कोऑपरेट कर रहा है, तो आप वहाँ पे वार्म अप करा सकते हो। सिर्फ वार्म अप के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको रनिंग ही कराएँ, कुछ अदर एक्सरसाइज करा सकते हो, आर्म एक्सरसाइज करा सकते हो, एक्टिव आर्म करा सकते हो, जिससे कि वो थोड़ा-सा वार्म अप हो जाए, इसके बाद टेस्टिंग आप कर सकते हो। आई होप आप प्रिंसिपल समझ गए होंगे, ये सारे प्रिंसिपल्स पे ही हमारी एमएमटी काम करती है। सो नेक्स्ट हम समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ द एमएमटी। क्राइटेरिया ऑफ द एमएमटी मीन्स जो क्राइटेरिया होता है एमएमटी का, वो बेस्ड होता है पेशेंट की मसल्स की वीकनेस पे, कि कितना ज़्यादा मसल्स वीक है। जो हमारा ऑक्सफोर्ड एक क्लासिफिकेशन होता है वो भी इसके बेस पे होता है, मसल्स की वीकनेस पे, कोई भी इंजर्ड पार्ट हुआ है, मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन हुआ है, उसके बेस्ड पे, उसकी डिसफंक्शंस पे ही हम एमएमटी करा सकते हैं। सो ओके, अब हम समझते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो क्या क्या है? सो नाउ डिस्कसिंग टू द इंडिकेशंस ऑफ द एमएमटी, जिसमें कि पैरालिसिस के पेशेंट को हम करा सकते हैं एमएमटी। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट जो कि हो जाए 5 to 10 डेज का, 5 डेज के अराउंड हो गए हैं, उससे हॉस्पिटलाइज हुए, तो वहाँ पे आप एमएमटी करा सकते हो। उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पैरालिसिस का पेशेंट है, हेमीप्लेजिया का है, पैराप्लेजिया का है, क्वाड्रिप्लेजिया का है, मोनोप्लेजिया का है, डाइप्लेजिया का है, तो इस टाइप कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, उसकी मसल्स होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। मसल्स वीक हो जाती है, तो वहाँ पे आपको एमएमटी करा सकते हो। कोई भी सैटरडे नाइट पाल्सी का पेशेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट है, बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, या हमारी मसल्स कोई भी लोअर पार्ट या अपर पार्ट में कोई भी मसल्स वीकनेस है, मसल्स डिसफंक्शन हुआ है, मसल्स एट्रोपी हुई है, डिस्ट्रोपी हुई है, तो उस कंडीशंस में आप पेशेंट को एमएमटी करा सकते हो। ओके, कुछ इसके कंटेंट, नाउ डिस्कसिंग टू द कंटेंट इंडिकेशंस ऑफ द एमएमटी। तो एमएमटी के कुछ कॉन्टिक इंडिकेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको उन पेशेंट्स को एक्सरसाइज नहीं करानी है, एमएमटी नहीं करानी है। जैसे कोई पेशेंट है, उसको ओपन कोई भी वुंड है, ओपन कोई इंजरी है, तो वहाँ पे आपको एमएमटी नहीं करानी। कोई भी ट्रॉमा है, डायरेक्ट 1 to 2 डेज हुए हैं, 3 डेज हुए तो ट्रॉमा हुआ है, तो वहाँ पे आपको एमएमटी नहीं करानी है। कोई सीवियर स्पास्टिसिटी हुई है मसल्स में, जिससे कि बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिसिटी हुई है, तो वहाँ पे आपको एमएमटी नहीं करानी है। कोई पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है, सबलक्शन हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है, तो वहाँ पे आपको एमएमटी नहीं करानी है। हीमोफीलिया या ऑस्टियोमाइलिटिस का पेशेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, तो वहाँ पे आपको एमएमटी नहीं करानी है। एबनॉर्मल हर्निया का पेशेंट है, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या तुरंत ही कोई सर्जरी हुई, आफ्टर सर्जरी आपको कोई एमएमटी नहीं देनी है। तो आपको पता कर लेना है, वो आपको असेसमेंट लेते ही समझ में आ जाएगा कि इस पेशेंट के साथ क्या-क्या हुआ है, आपको क्या कराना है। इसलिए प्रॉपर असेसमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, असेसमेंट लोगे, उसके बाद ही आप एमएमटी स्टार्ट करना। ओके, अब समझिंग टू द ग्रेडिंग ऑफ द एमएमटी, जो कि हम 3 टाइप से ग्रेडिंग करते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रेडिंग है, एक लोवेट है, लोवेट ग्रेडिंग है, एक प्लस माइनस ग्रेडिंग टेक्निक है। तो ये तीनों टेक्निक है जो कि एमएमटी के लिए यूज़ होती है। जो ऑक्सफोर्ड टेक्निक है वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा अभी तक यूज़ में है, और अभी भी हम ज़्यादातर उसका ही यूज़ करें। तो